से बाज नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ लगातार एलओसी पर साजिश रच रहा है, घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी सेना ने 2 बार घुसपैठ कराने के मकसद से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया, एलओसी पर गोलीबारी की, लेकिन भारतीय सेना ने मुनीर के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने सीज फायर ऐसे वक्त में तोड़ा है जब मुनीर की सेना में बीएलए और टीटीपी के हमले से हाहाकार मचा हुआ है। सवाल है कि क्या नाकामी छिपाने के लिए मुनीर नापाक चाल चल रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए। बीएलए की मार से जब पाकिस्तान कराह रहा है, बलूचों के हमलों से बिलबिला रहा है, मुनीर के खेमे में हाहाकार मचा रहा है, तब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान साजिश का जाल बिछाने लगा, घुसपैठ कराने लगा, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करने लगा। पिछले 2 दिन में 2 बार पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने देर रात पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। इस दुस्साहस पर भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी हुई। पाकिस्तान की तरफ से लगातार कृष्णा घाटी सेक्टर को निशाना बनाए जाने के चलते इस इलाके में भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। एलओसी पर सेना पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। चौकसी इसलिए भी बढ़ा दी गई है क्योंकि मंगलवार को भी मुनीर के सैनिकों ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी फौज ने पुंछ में एलओसी पर गोलीबारी की थी, आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की थी। इसके बाद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी एक्शन लिया। भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बताया जा रहा है कि भारत के जवाबी एक्शन में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। एलओसी पर पाकिस्तान ये नापाक हरकत तब कर रहा है जब बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। रोज पाकिस्तानी सैनिकों के जनाजे उठ रहे हैं। पाक सरकार और फौज को अपनी आवाम के सामने मुंह दिखाना भारी पड़ रहा है। ऐसे में अपनी फजीहत से बचने के लिए मुनीर एंड कंपनी ने एलओसी पर साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में आतंकी हमलों के ज़रिए या आतंकी गतिविधियों के ज़रिए अशांत करना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत जो है वो छुपा सके। मगर सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे पर जो है पैनी नज़र रखे हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तमाम सुरक्षा बलों के जवानों ने कमर कसी हुई है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। एलओसी पर भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन सवाल पाकिस्तान की सेना के हालिया हालात को लेकर उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी पाकिस्तानी सेना की बलूचिस्तान की शर्मिंदगी से बचने की कोशिश है या बॉर्डर पर कोई नई साजिश रची जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस विषय पर आपने खास रिपोर्ट भी देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सुधाकर जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जो तस्वीरें लगातार इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं, जो स्थितियां इस वक्त लगातार देखने को मिल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन बार बार किया जा रहा है। सुधाकर जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे की मुख्य वजह क्या हो सकती है? आखिर क्यों बार बार पाकिस्तान ये जानकर भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है कि भारत की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा? और अब ये वो भारत नहीं है, ये पुराना भारत नहीं है कि जो चुपचाप शांत बैठेगा और शांति की वार्ता करता नजर आएगा टेबल पर। भारत सीमा के पार जाकर घुसकर मारता नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की कायराना हरकत। पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे वेरी डिस्टिंग्विश्ड सीनियर को पैनलिस्ट साहब, उनको बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल है उसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अजय ने जो कुछ बयान दिया है
जी ये इंटरनल इंस्टेबिलिटी को छुपाने के लिए तो है ही है। ये तो जी एक जाना माना एक बयान है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। और जैसे लोग कहते थे या अभी भी कह रहे हैं, पाकिस्तान का टू फ्रंट है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का कोई फ्रंट ही नहीं है, अनंत है पूरा। पहले पश्चिम की तरफ था दुरन लाइन, उसके बाद ईस्ट की तरफ था, अभी अंदर अंदर इतने सारे ये हो गए हैं, उसके फ्रंट ही फ्रंट है ही नहीं, कोई फ्रंट की बराबर कोई ऐसा कोई दायरा नहीं है। सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 अगस्त 2019 को जब ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, 9 अगस्त को अगर आप देखेंगे आपके कैलेंडर में क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट में, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर कुरैशी एयर डैश किए थे चाइना में। चाइना के जो मुख्य उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ मिले थे। मिलने का अहम मुद्दा था कि एक आर्टिकल 370 के बरखिलाफ कोई ऐसा एक ठोस स्ट्रॉन्ग काउंटर स्ट्रेटेजी बनाया जाए। तो काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत ये जो रिवाइवल ऑफ प्रॉक्सी वॉर है साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ, बांग्लादेश में जो कहानी चल रहा है, मणिपुर का जो कहानी है, और काफ़ी हद तक डोकलम में उनको रोकने के बाद 2017 को ये वहाँ से कोई 9 किलोमीटर दूरी एक गांव का नाम है क्या कुछ दासपेंग या दिपसांग को ऐसा गांव है, उस गांव के बीच में से रोड घूम घाम के आके झांपेरी रिज पे आके बैठे हैं। तो ये पूरा कहानी एक काउंटर स्ट्रेटेजी है जो अपना की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कह देना चाहता हूँ, शायद हमारे व्यूअर्स को, बहुत कम व्यूअर्स को पता होगा, आईसिस और आईएसआई ये दोनों के बीच में जो भी भेदभाव था 2014 और 19 के बीच में, 2019 से ये हाथ उनका जोड़ के एक जॉइंट एफर्ट में आईएसआई ऑफर किया है कि जब आपका ग्लोबल कैलिफेट नहीं बना पा रहे हो, किसको, आईसिस को बताया, तो आपको हम रीजनल कैलिफेट के लिए हिंदुस्तान के अंदर बना बनाया आपको स्लीपर सेल्स देंगे, एक वेस्ट बंगाल में, एक महाराष्ट्र में और जेएनके में। इनका ये जो किशन घाटी का जो कहानी आप बता रहे हैं, ये क्वाइट स्वाभाविक है, क्योंकि 2003 को ये एक जो सीज फायर एग्रीमेंट जो हुआ था ना, सीज फायर वायलेशन प्रिवेंशन ऑफ दिस थिंग, ये सबसे पहले 2003 को हुआ था। उसके बाद काफी बार उन्होंने वायलेट किए, फिर 2001 को उसको रीएफर्म किया गया है, उसके बाद भी उन्होंने कोई बार उसको तोड़ा है। अभी अगर इस तरफ कर रहे हैं, उनको पता है कि हिंदुस्तान जो है अभी दिखते नहीं रहेगा, वो करना है, समय आ गया है। और हिंदुस्तान करे या ना करे, इसी चीज को वो सोच समझ के करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सुधाकर जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया सुधाकर जी, लेकिन इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ हसाम दुर्रानी जी जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार है। दुर्रानी साहब, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और दुर्रानी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान के द्वारा बार बार किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन को लेकर, आपकी क्या राय है? आप इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? क्या मुख्य कारण आप मानते हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त हमारे साथ जो चैनल प्रोग्राम के अंदर दो जो है वो बड़े सीजन्ड और तजर्बेकार लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं। अब वो जो बात कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की अगर बात करते तो मैं अगर ये कहूँगा कि नहीं जी हमने तो ये शुरू नहीं किया, तो वो फिर आप कहेंगे कि नहीं जी क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो लिहाजा तुम जो है वो वही जुबान बोलोगे जो कि यहाँ की ज़रूरत है। बात यह है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि सीज फायर होती, ये नहीं कि इसका जो है उसके अगेंस्ट काम किया जाता है, सीज फायर होती है उसको ब्रेक किया जाता है। बात यह है कि जिस तरह अभी ये जो हमारे जो काबिल एहतराम जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे भाई बैठे हुए हैं, मेरे सीनियर है, मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, इन्होंने बात की कि जी दाइश का और आईएसआई का आपस में जो था गठजोड़ था और उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ किया और उसके बाद उन्होंने दाइश को यहाँ तक कहा कि हम आपको बंगाल के अंदर भारत के अंदर जो है ना हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं हम उनको आपको दे देते हैं और आप उनको उस पर काम करें। सर बात मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है सर, ये आपका तज्जिया हो सकता है, बिल्कुल तज्जिया आपका हो सकता है, लेकिन यह है कि सर देखें सबसे ज्यादा फायदा जो था वो भारत को तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। जितनी देर में परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के अंदर जो था वो हाकम रहे हैं यहाँ पे और उन्होंने हुकूमत पे कब्जा किया हुआ था, तो भारत को भरपूर आज़ादी हासिल थी, बलूचिस्तान के मामले के अंदर भी भरपूर आज़ादी हासिल थी, क्योंकि मुशर्रफ साहब का जितना भी दौर था वो आईएसआई
कह लें, या आईबी कह लें, या मिलिट्री इंटेलिजेंस कह लें, उन सब का जो फर्स्ट मोटिव था वो ये था कि किसी तरह से पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको दबा के, इनको ब्लैकमेल करके, इनको मलाइन करके मुशर्रफ साहब का जो दौरे हुकूमत है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, उस दौरान के अंदर मुशर्रफ साहब जो है वो भारत में भी आए हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी इन दोनों के दरमियान में चीज़ें भी हुई हैं। जैसे कल जो था एक टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम के अंदर मैं बात कर रहा था और मैंने मुशर्रफ साहब की किताब के अंदर इन द लाइन ऑफ फायर जो उनकी किताब है उसके अंदर जो चीज़ें बात लिखी थी उसको भी मैंने कोट किया था कि जब मुशर्रफ साहब को जो जूनियर ऑफिसर्स की जानब से उनको असैसिनेट करने का जो प्लान बनाया गया था, तो जो रा ने ही उनको जो था वो उनको इंटीमेट किया था और उनके बारे में बताया था उस वक्त। बल्कि आपको शायद याद होगा कि एक क्रॉनिकल्स ऑफ स्पाई या स्पाई क्रॉनिकल्स एक किताब भी लिखी हुई है असद दुरानी साहब के और आपके भारत के जो है वो साबिक जो रा के जो चीफ है उनकी जानब से। तो सर बात ये है कि ये जो अभी बातें हो रही हैं यहाँ पे, ये तो हम पेपर्स वर्क के लिए, फाइलों का पेट भरने के लिए या मीडिया टॉक पे बैठ के यहाँ पे हम घंटे पूरे करने के लिए, टीआरपी करने के लिए तो बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन इन द बैक ऑफ द हैंड या अंडर द टेबल जो गुफ्तगू हो रही होती है, चीजें हो रही होती है, आप उसकी तरफ भी तो बात करें ना पहले। मुझे ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, भारत ने ये उसका जवाब दे दिया, हमने इस तरह कर दिया। ठीक है सर, बिल्कुल दुरुस्त है, होना भी चाहिए। हम लोग अपनी आवाम को क्या बताएंगे, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो, बिल्कुल हमने अपनी आवाम को भी तो कुछ बताना है ना। तो हम उसको यही बताते हैं कि जी दरअंदाजी कर दी गई पाकिस्तान की जानब से, हमने ये कर दिया। पाकिस्तान ये कहता है कि जी उन्होंने इश्ताल दिला के हम पे फायरिंग की, हमने जवाब में ये कर दिया। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो असल जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो आपकी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, जिसको इस वक्त आप और मैं, हम उसका एक हिस्सा बने हुए हैं। आपकी जानब से दो साहबान यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की जानब से मैं बैठा हुआ हूँ। आप जो है हमारी गुफ्तगू को बेसिकली इस लड़ाई को कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि 100 गज रस्सा और सिरे पे एक गिरा, कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे जितने भी साहबान यहाँ बैठे हुए हैं, ये पॉलिसी मेकर्स हैं, ये ब्रेन हैं, ठीक है। और जब ये अपनी पावर में थे या पावर में हैं, या जब तक ये यूटिलाइज करते रहे, ये चीज़ों को करते रहे हैं, उस वक्त तक तो भी चीज़ें इसी तरह हो रही थी। उस वक्त तक चीज़ों को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मेरे जैसे जो सहाफ़ी हैं, जो लिखने लिखाने वाले हैं, जो कि ग्राउंड के ऊपर जाके लोगों की कटी पटी जो है वो लाशें देखते हैं, गोलियों से जो बुरी तरह छलनी हो चुकी होती है, उनके लाशें जब हम लोग उठाते हैं, हम उनको कवरेज कर रहे होते हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये शहीद हो गया। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं? अभी मीडिया के ऊपर बैठ के ये बात करना बहुत आसान है, और जिस तरह अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कर दी है इंडियन जो ऑडियंस के लिए, कि जी ISI का जो ताल्लुक था वो दाइश के साथ था, और 2014 से लेकर 2019 तक, यानी कि 5 साल 6 साल तक ये आपस में मिलकर काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हम आपको चला नहीं सकते, लिहाजा हम आपको भारत जो है वो तोहफे में दे देते हैं। सर देखिए, ये बात जो है ना, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको देखना, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर हम इस किस्म की बैठ के जब गुफ्तगू कर रहे हो, तो हमें इस किस्म के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये आपकी और मेरी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने यहाँ बैठ के लोगों को लड़ाना नहीं है, हमने यहाँ बैठ के लोगों को संभालना है। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरानी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जो आपने लास्ट में कही है कि लोगों को हमें लड़ाना नहीं है, लोगों को समझाना है और बताना है। इसी के साथ मैं सिन्हा जी आपका रुख करूंगा। जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त चल रही हैं, जिन स्थितियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, सिन्हा जी आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या केवल सीमा पर तनाव पैदा करना, या इसके पीछे किसी और रणनीति की आपको उम्मीद लगती है? जय हिंद अभिषेक। हमने दोनों को सुना, हमारे कलीग्स को, और उन्होंने जो विश्लेषण किया उसमें मैं 100% उनके ये मानता हूं कि उनकी सच्चाई है, उनका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है, उसमें कहीं दो राय नहीं। दूसरा, दुरानी साहब एक सीजन्ड मैं मानता हूं पत्रकार, और बहुत सदैव बोलते हैं। मगर देखिए, वो पाकिस्तान के जब भी कोई पत्रकार बोलता है तो बहुत सारी चीज़ें उनके पीछे से तलवार लटकती रहती है। मैं उनकी बातों
को, यार आपने पूछा कि क्या कारण से, उसका जवाब दूंगा और इनकी थोड़ी सी दुरानी साहब की बातों को मैं आगे ले जाऊंगा। देखिए, पाकिस्तान और भारत आज जब से आज़ाद हुई है, हम एक ही थे ना, हम तो अखंड भारत का हिस्सा है पाकिस्तान, मैं तो यही मानता हूँ। और आज के दिन में ये उस समय से चला आ रहा है, और खास करके ये जो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात करते हैं, ये चला है आपको 90 के दशक से। और जो आज सीज फायर का जो बता रहे थे सुधाकर साहब कि 2003 में हुआ और अभी टूट रहा है, इसके बीच में बहुत बार टूटा है। देखिए, बात ये है अभिषेक, इसको ये समझने की चेष्टा कीजिए कि क्यों हो रहा है और फिर से क्यों हो रहा है। जी, जम्मू एंड कश्मीर तो वो मसला है, वो मसला तो मोरलेस सेटल्ड है इन द फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि हम पीओके की भी बात अब करते हैं। शायद हम वहाँ के लोग, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या पीओके, वो हमारे पास आना चाहते हैं। तो ये क्यों करते हैं? देखिए, इनकी प्रॉब्लम ये है, ये जो एक स्ट्रैटेजी हाइब्रिड वॉर का 1000 स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, उसमें इन्होंने आतंकवाद के लिए, चाहे उसमें आप दाइश को बोल लीजिए, आईएसआई 1948 से बनाया हुआ है। हमारी रॉ तो बहुत बाद बनी है, 20-25 साल बाद रॉ आया है। उसके पहले तो 1947 में हम आज़ाद हुए, 48 में रॉ आ गया। और रॉ को ये लोग तुलना करते थे उस समय केजीबी, सीआईए, इस सब से तुलना करते हैं। और अलकायदा से या अफगानिस्तान के अंदर में जितने भी हुए, चाहे वो तालिबान हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ये सारे के सारे इनके हैं, हक्कानी नेटवर्क इन्होंने खड़े किए। और मैं तो उनको बहुत शातिर मानता हूँ, और इसकी बड़ी वाहवाही हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, इसको माना गया। जब वेस्टर्न वर्ल्ड हटा तो चाइना इनको मानता रहा कि भाई ये इतनी सातराना है, इनके पास इतने दिमाग हैं। और मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, मैंने यूएन फोर्स में कमांड किया है, वो मेरे नीचे काम किए हैं, वो खुल कर बोलते हैं कि हाँ हम तो ये करते हैं। और मैं ये आपको जो आपने पूछा ना क्यों हो रहा है, देखिए पाकिस्तान में आपने सुना होगा 20 से 25 मोस्ट वांटेड जो इंडियन टेररिस्ट थे, जिसमें हम जो हाईजैक हुआ था कंधार हाईजैक, उसका भी जो सरगना था वो भी कराची में मारा गया, उसके बाद मारे जा रहे हैं सारे। तो वो कहते थे कि भारत मरवा रहा, रॉ का बड़ा हाथ है। तो देखिए, इसमें तो इंटरफैक्शनल इनके गैंग है, उसका तो पूरा खुलासा हो चुका है। क्योंकि ये जो तंजीमें हैं, जो इन्होंने तंजीमें खड़ा की थी, जिससे वो 1000 कट बोलते थे ना, कि हमारे लॉन्ग हैंड है, हम आपके पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगे, हम आपके मुंबई में 26 से 11 करा देंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी, उसी में उसकी हताशा है, क्योंकि अभी कोई तैयार नहीं है। सेल्फ लाइफ ऑफ दीज टेररिस्ट जिहादी इज नॉट मोर देन नाउ 20 डेज। ये स्टैटिस्टिक नहीं है, ये सच्चाई है। जम्मू एंड कश्मीर में कोई आता, अभी देख कठुआ में चल रहा है, 5 लोग थे, उसमें ज्यादा लोग मारे गए हैं, और ये नहीं होते हैं। अब वहां से कोई आना नहीं चाहता। ये क्यों हो रहा है, इसका दूसरा कारण तो आप देख ही रहे हैं। अब अजहफार एक्सप्रेस के ऊपर में जो घटनाएं हुई, तो उन्होंने भारत ने नहीं करा दिया। इसके बाद उनके कॉन्वॉय के ऊपर में इतना बड़ा अटैक हुआ, तो भारत ने ही करा दिया। भारत के यदि इतनी लंबी हाथ हो, रॉ की इतनी बड़ी हाथ हो, जो कि उनके सारे प्रोविंस, चाहे वो पंजाब है, चाहे पीओके है, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनके पूरे के पूरे जो इधर कराची तक पहुंच जाती है। तो मैं तो ये मानूंगा कि रॉ को यदि इतना बड़ा ये मानते हैं कि वो वही करा रहे हैं सब चीज, तो मैं तो इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जो मेरे साथ दुरानी साहब बात कर रहे थे। देखिए, उसामा बिन लादेन भाई अलकायदा का था, कौन नहीं जानता है उसको। तो यहाँ के यूनाइटेड स्टेट के सील ने आकर के मारा था अट्टाबाद में। वो भी कह दे कि नहीं, वो तो नहीं था, वो नहीं था वहां पर, वो मारा गया होता। अमेरिकन थे, उन्हीं के साथ में थे। हक्कानी नेटवर्क आज पूरा एक्टिव है, और ये जो आईएस खुरासान प्रोविंस, आईसिस का जो दाइश बोल रहे हैं, खुरासान प्रोविंस में ये दूसरा उसका धड़ा है, ये उससे भी ज्यादा खूंखार है। उसके एक आतंकवादी को अभी इन्होंने सौंपा है अमेरिका को, और उसके एवज में F-16 के लिए इनको कुछ उनके रख रखाव के लिए इनको पैसे मिले हैं। वो तो वही है, फंडिंग तो वही है, वो उस रास्ते आया है। इनको अलबदर जो इनकी जो चाइना ने जिसको बढ़ावा दिया कि शायद वो कर लेगा, और उसको ये 2020 के बाद उसने बड़ा बढ़ावा दिया था कि ये शायद ये करेगा, और क्योंकि उन्होंने CPEC बनाया तो ये करेंगे। आज प्रॉब्लम ये क्या है, अब चाइना इनकी दुम ये करता है कि भाई CPEC तो खत्म हो गया,
आपने तो 65 बिलियन डॉलर का हमारा इन्वेस्टमेंट करा दिया। अब आपने कहा कि गोदार कमीशन हो जाएगा। एक वहां पर उन्होंने एयरपोर्ट भी बनवा दी। इनके शहबाज शरीफ साहब चले गए थे वहां पर, वहां जाकर के बड़ा दंगा बजाया कि हमने तो एयरपोर्ट तक खोल दिया। एक हवाई जहाज नहीं गई, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिबरेटेड जोन हो गया है बलूचिस्तान के अंदर में। भारत के बाद हमारी कोई कंटिन्यूटी है क्या बलूचिस्तान में? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में हमारी एलओसी है 740 किलोमीटर का है, जिसके अंदर में बहुत सारे जो इनके लॉन्च पैड हैं। और वही अभी देखिए ना कि क्या होता है कि इनकी सेनाएं फायर करती है, उस फायर के आड़ में ये चाहते हैं कि वो जिनको थोड़े मोड़े पैसे दे करके ये भेजते हैं, कोई आना नहीं चाहता। अब 8 या 9 मारे गए, कोई 5 का तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि वो ट्राई कर रहे थे, क्योंकि आपकी हमारी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतनी तगड़ी हो गई। चाइना हमारे साथ रीसेट किया है। चाइना को हमने ये बताया है कि आपने बड़ा गलती कर दिया सी पैक। यदि आपको करना ही था तो हम भारत से भी मांग सकते थे ना। वो हमारे पीओके के साथ चाइना और सी जिनपिंग अभी चिट्ठी लिख रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट को कि भैया हमारी गलती है, ड्रैगन एंड ये हम साथ आ जाए। तिलमाहट वहां है। सी जिनपिंग आपको पता होगा ना, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन कम टुगेदर। हम एक ही सिविलाइजेशन का, हमारी बड़ी गलतियां हुई, हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हमारा भारत उस झमेले में पड़ नहीं रहा है। बट सच्चाई तो यही है। पूरे के पूरे स्ट्रिंग ऑफ पल्स काटे गए हैं। बिल्कुल सिन्हा साहब, बिल्कुल। इसी के साथ मैं दुरानी साहब का रुख करना चाहूंगा। दुरानी जी, जिस तरीके से बात अगर पाकिस्तान को ले जाकर की जाए तो पाकिस्तान हर समय तमाम बड़े मंचों पर खुद को एक शांति वाला देश और शांति प्रिय देश कहता रहा है। अगर इमरान खान को लेकर बात कर लें, पिछले प्रधानमंत्री, उन्होंने भी अमेरिका में जाकर इस बात का जिक्र किया था कि हम शांति प्रिय देश हैं। और शहबाज शरीफ को लेकर बात की जाए तो तमाम मौके पर उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन उसके बावजूद जहां एक और शांति की बात कही जा रही है तमाम मंचों पर, लेकिन दूसरी ओर सीमा पर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई, लगातार सीज फायर का उल्लंघन। देखिए, अभी जो आपने बात की है और खासतौर पे जो मेरे जो सीनियर हमारे दोस्त हैं उन्होंने बात की है जी। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहता कि हम लोग जो है बहुत जो है पुरअमन, इस वक्त हमारा मुल्क जो है बहुत ज़्यादा पुरअमन है जी। देखिए, ये पूरी दुनिया ये बताती है, पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान वो दुनिया का ऐसा मुल्क है जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा जो है ना वो उसको तकलीफ पहुंच रही है, या इफेक्टेड मुल्क जो दुनिया में है वो पाकिस्तान है। आई थिंक 2nd नंबर के ऊपर पाकिस्तान है। दूसरी बात, अभी जो हमारे जो है हमारे जो एक हमारे दोस्त है, भाई हैं, उन्होंने बात कही है कि जी पाकिस्तान ने पीओके के अंदर ये चीज़ें जो है वो आज़ाद कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, आप उसको पीओके बोलते हैं, उसके अंदर हमारे फलां चीज़ें हैं, फलां ये सारे हमारी जो है हमारी लॉन्चिंग पैड्स हैं और यहाँ पे सारा कुछ है, तो इस वजह से हम लोग फायरिंग करते हैं और यहाँ से बंदे आपके पास घुसाते हैं। देखें, जो एक चीज़ जग ज़ाहिर होगी ना, सबको पूरी दुनिया को पता है, आप जो है इंडिया का जो मीडिया है, भारतीय जो मीडिया है, वो पाकिस्तान के मीडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब आप पूरी दुनिया के अंदर